आइए सुनते हैं आज की कहानी गुप्त राजकुमारी। एक बार की बात है, रामनगर साम्राज्य में राजकुमार युवान अपने माता पिता के साथ रहते थे। वो बहुत ही नेक दिल राजकुमार थे। वो कभी भी किसी को मुसीबत में नहीं देख सकते थे। राजकुमार युवान को यात्रा करने का बहुत शौक था, इसलिए वो हमेशा अलग अलग राज्यों में यात्रा किया करते थे। एक बार की बात है, जब राजकुमार युवान फिर से समुद्री यात्रा करने जा रहे थे, तब रानी उनके पास आती हैं और उनसे कहती हैं कि पुत्र, आज आप फिर से अपनी यात्रा आरंभ कर रहे हैं। आखिर आप कब तक इस तरह यात्राएं करते रहेंगे? हमें तो हमेशा आपकी चिंता सताती ही रहती है और हम नहीं चाहते कि आप और यात्राएं करें। तब राजकुमार कहते हैं कि मां, आप चिंतित मत होइए, हमें कुछ नहीं होगा। हम फिर से अपनी यात्रा पूर्ण करके जल्दी ही वापस लौट आएंगे। तब रानी आगे कहती है कि पुत्र, अब आप बड़े हो गए हैं, आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। राजकुमार कहते हैं कि मां, क्या हमसे कोई भूल हुई है? हमने अपने कौन से कर्तव्यों का पालन नहीं किया? तब रानी कहती है कि नहीं पुत्र, आप तो बहुत ही अच्छे राजकुमार हैं। हमारा कहने का मतलब यह था कि आपको अब अपना विवाह कर लेना चाहिए और इस साम्राज्य को संभालना चाहिए। तब राजकुमार कहते हैं कि मां, अभी हमें हमारी राजकुमारी नहीं मिली है। जिस दिन हमें एक अच्छी सी राजकुमारी मिल जाएगी, उस दिन हम विवाह कर लेंगे, और अगर ईश्वर की कृपा रही तो इस बार हम शायद अपनी राजकुमारी अपने साथ ही ले आए। इतना कहकर राजकुमार और रानी हंसने लगते हैं। तब रानी कहती है कि ठीक है पुत्र, आप अपनी यात्रा अच्छे से करना और जल्दी ही घर वापस लौट आना, क्योंकि उसके बाद हम अवश्य ही आपकी राजकुमारी को देखना चाहेंगे। उसके बाद राजकुमार राजा और रानी से विदा लेकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। इस तरह राजकुमार अपने समुद्री जहाज में यात्रा करके एक विशाल साम्राज्य में पहुंच जाते हैं। वहां पर कुछ दिन रहने के बाद जब राजकुमार अपने समुद्री जहाज में अपने साम्राज्य वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा आरंभ कर देते हैं, तब उस यात्रा के दौरान समुद्र में एक विशाल तूफान आ जाता है, जिसके कारण उनका जहाज पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। जहाज में जितने भी व्यक्ति थे वे सभी समुद्र में गिर जाते हैं, परंतु राजकुमार एक लकड़ी के टुकड़े पर समुद्र में तैरते हुए एक द्वीप के किनारे पर पहुंच जाते हैं। उस समय राजकुमार बेहोश थे। तभी वहां पर कुछ सैनिक आते हैं और जब राजकुमार को इस हालत में देखते हैं तो वे उन्हें अपने साथ महल में ले जाते हैं। फिर वहां पर राजकुमार के लिए एक वैद्य जी को बुलाकर उनका इलाज किया जाता है। उसके थोड़ी देर बाद राजकुमार को होश आ जाता है। जब राजकुमार बिस्तर पर बैठे होते हैं तब उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि वो कौन है और वो कहां पर हैं। उनकी याददाश्त जा चुकी थी। फिर राजकुमार बिस्तर से उठकर उस महल में इधर उधर घूमने लगते हैं। तब उस महल का मंत्री आकर राजकुमार से कहता है कि क्या अब आप ठीक हैं? राजकुमार कहते हैं कि आप कौन हैं और मैं इस समय कहां पर हूं? तब वो मंत्री कहता है कि हमें आप समुद्र के किनारे बेहोश मिले थे। आपकी हालत काफी गंभीर थी, इसलिए हम आपको अपने साथ अपने महल में ले आए। फिर मंत्री आगे कहता है कि आप कहां से आए हैं और आपके साथ आखिर हुआ क्या था? तब राजकुमार कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं जानते, हमें कुछ भी याद नहीं है। तब मंत्री ये सोचता है कहीं ये व्यक्ति हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा। उसके बाद मंत्री फिर से वैद्य जी को बुलाता है। तब वैद्य जी बताते हैं कि इस व्यक्ति की याददाश्त जा चुकी है और इन्हें अब कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद मंत्री को राजकुमार पर तरस आ जाता है। तब वो मंत्री राजकुमार से कहता है कि क्या आपको अपना नाम याद है? राजकुमार कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो मंत्री कहता है कि तो आखिर हम आपको किस नाम से पुकारेंगे? तब राजकुमार कहते हैं कि जो नाम आपको उचित लगे। मंत्री थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद कहता है कि हम आपका नाम सागर रखते हैं, क्योंकि आप हमें समुद्र के पास से मिले थे। तब राजकुमार कहते हैं ठीक है, आज से हमारा नाम सागर होगा। उस दिन के बाद से राजकुमार और वो मंत्री काफी अच्छे मित्र बन जाते हैं। उसके बाद राजकुमार इस महल में एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहने लगते हैं। वे बाकी सभी के काम में उनकी सहायता किया करते थे। राजकुमार स्वभाव से काफी अच्छे थे, इसलिए वो हमेशा दूसरों की सहायता किया करते थे। एक दिन राजकुमार उस मंत्री से कहते हैं कि
हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। वो मंत्री कहता है कि हाँ सागर, कहो क्या पूछना है। राजकुमार कहते हैं कि हम इतने दिनों से इस महल में रह रहे हैं, परंतु हमने यहाँ पर ना तो किसी राजा रानी को देखा है और ना ही किसी राजकुमार या राजकुमारी को। आखिर ये महल किसका है और ये इतने सुनसान द्वीप पर क्यों है? यहाँ पर तो इस महल के बाहर कोई व्यक्ति भी नहीं रहता, तो फिर आप इस महल में क्यों रह रहे हैं? वो मंत्री राजकुमार के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देता और राजकुमार से केवल इतना ही कहता है कि हमारे इस महल में हमारी राजकुमारी रहती हैं और किसी को भी उनके समक्ष जाने पर प्रतिबंध है, इसलिए कभी उनके समक्ष मत जाना। इतना कहकर मंत्री वहां से चला जाता है। साथ ही महल में राजकुमारी का जो कक्ष था उसमें सभी का जाना वर्जित था। उसमें केवल वो मंत्री और कुछ गिनी चुनी दासियां ही जा सकती थी। ये सब देखकर दिन ब दिन राजकुमार की ये सब जानने की उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन जब राजकुमारी अपने कक्ष के बाहर टहल रही थी, तब राजकुमार उनके पास जाकर उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, परंतु पीछे से कुछ सैनिक आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी देते हैं। अब राजकुमार को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ये सब राज कैसे पता लगाए। एक दिन जब राजकुमार को रात को नींद नहीं आ रही थी, तब वे रात को महल के बाहर आकर बगीचे में टहलने लगते हैं। तभी वो वहां पर एक स्त्री को देखते हैं जिसने बहुत ही सुंदर वस्त्र धारण किए थे। जब राजकुमार उनके पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि उन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ था और वो जैसे ही राजकुमार को वहां पर देखती है तो वो उनसे डर जाती है और भागकर वापस महल में चली जाती है। राजकुमार उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, परंतु वो नहीं रुकती। राजकुमार समझ जाते हैं कि ये राजकुमारी ही थी और वो सोचने लगते हैं कि आखिर वो इस तरह हमसे डरकर क्यों भाग गई। उस दिन के बाद से राजकुमार हर रात उस बगीचे में उसी राजकुमारी को टहलते हुए देखते हैं। तब एक दिन राजकुमार सोचते हैं कि आज वो उनसे बात करके ही रहेंगे। उसके बाद राजकुमार चुपके से जाकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। तब राजकुमारी फिर से डर जाती है। इस बार राजकुमारी फिर से जाने का प्रयास करती है, परंतु राजकुमार उनसे कहते हैं कि देखिए, आपको इस तरह मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपया करके आप इस तरह मत भागिए। उसके बाद राजकुमारी रुक जाती है और राजकुमार से कहती है कि वो आगे से कभी भी ऐसा न करे। परंतु राजकुमार राजकुमारी की एक भी बात नहीं मानते और अगले दिन से हर रोज राजकुमारी के पास आकर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। राजकुमार हर रोज राजकुमारी को बहुत सारी कहानियां सुनाया करते थे। शुरुआत में तो राजकुमारी राजकुमार की बात नहीं सुनती थी, परंतु उसके बाद राजकुमारी भी हर रोज राजकुमार की सारी कहानी सुनने लगी थी। अब तो राजकुमारी हर रात राजकुमार से बहुत सारी बातें भी करने लगी थी। अब उन दोनों में गहरी मित्रता हो गई थी। उस दिन के बाद से राजकुमारी अब दिन में भी अपने कक्ष से बाहर निकलने लगी थी। वो अब पहले की तरह पूरा दिन अपने कक्ष में छुपकर नहीं रहती थी। इस तरह करते करते पूरा एक वर्ष बीत जाता है। उसके बाद राजकुमार भी धीरे धीरे राजकुमारी को पसंद करने लगे थे और वो एक दिन राजकुमारी के समक्ष उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं। तब राजकुमारी राजकुमार को बिना कोई जवाब दिए वहां से चली जाती है। उसके बाद राजकुमार फिर से उनके समक्ष ये प्रस्ताव रखते हैं, परंतु इस बार राजकुमारी उनसे कहती है कि आपको अभी सच्चाई का पता नहीं है। जब आपको सच पता चलेगा तो आप खुद ही हमसे विवाह करने के लिए मना कर देंगे। तब राजकुमार कहते हैं कि नहीं राजकुमारी, ऐसा नहीं है। हम किसी भी परिस्थिति में आपसे विवाह करने के लिए इनकार नहीं करेंगे। उसके बाद राजकुमारी अपने चेहरे से कपड़ा हटाती है और राजकुमार को अपना चेहरा दिखाती है। दरअसल राजकुमारी का चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक था। वो बिल्कुल भालू की तरह दिखती थी। तब राजकुमारी कहती है कि क्या अब भी आप हमसे विवाह करना चाहते हैं? उसके बाद राजकुमार कहते हैं कि हाँ, हम अब भी आपसे विवाह करना चाहते हैं। हमने आपसे कहा था ना कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारा जवाब नहीं बदलेगा। ये सब सुनकर राजकुमारी रोने लगती है। तब राजकुमार राजकुमारी से पूछते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तब राजकुमारी बताती है कि एक बार वो जंगल में शिकार करने गई थी। तब उन्हें वहां पर एक ऋषि मुनि मिले थे जो कि एक वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। हमारे शिकार करने के कारण उनकी तपस्या भंग हो गई थी।
तब उन्होंने हमसे वहां से जाने को भी कहा, परंतु हमने अपनी गलती की क्षमा मांगने के बदले उनका बहुत ही अपमान किया था। तब उन्होंने क्रोधित होकर हमें श्राप दिया कि हम बहुत ज्यादा बदसूरत हो जाएंगे, क्योंकि हमें अपनी सुंदरता पर बहुत ज्यादा घमंड था। इसलिए उन्होंने हमें ऐसा श्राप दिया। उसके बाद हम एक पल भी अपने राज्य में नहीं रहना चाहते थे। इसलिए हमने अपने पिताजी से कहा कि हम बिल्कुल अकेले रहना चाहते हैं और कभी भी किसी के सामने नहीं आना चाहते। इसलिए हम सभी से दूर इस द्वीप पर रहने आ गए थे। तब राजकुमार कहते हैं कि क्या इस श्राप को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं है? तब राजकुमारी कहती है कि हमें बहुत दूर एक नीलगिरी पर्वत पर जाना होगा, जहां पर एक झरना है, और अगर हम उस झरने का जल पिएंगे तो हम फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। परंतु बहुत से व्यक्तियों ने उस जादुई झरने के जल को लाने का प्रयास किया, परंतु आज तक कोई भी उसमें सफल नहीं हो सका। जो भी व्यक्ति उस झरने का जल किसी भी चीज में डालता तो वो जल अपने आप ही उसमें से गायब हो जाता। इसलिए अब हमने अपने ठीक होने की आशा ही छोड़ दी है। तब राजकुमार कहते हैं कि राजकुमारी, आप चिंता मत कीजिए, हम अवश्य ही आपके लिए उस झरने का जल लाएंगे। हम उस जल को लिए बिना नहीं लौटेंगे। पहले तो राजकुमारी राजकुमार को ऐसा करने से मना करती हैं, परंतु उसके बाद राजकुमार फिर से एक बार नई यात्रा पर निकल पड़ते हैं। उसके बाद राजकुमार नीलगिरी पर्वत पर पहुंच जाते हैं। इस तरह 2 महीने का समय बीत जाता है। तब राजकुमारी को भी राजकुमार की चिंता होने लगती है, क्योंकि आज तक किसी को भी वहां से लौटने में इतना लंबा समय नहीं लगा था। परंतु 2 महीने बाद भी राजकुमार के लौटने की कोई खबर नहीं थी। उसके बाद आखिरकार राजकुमार 3 महीने बाद वापस लौट ही आते हैं। तब राजकुमारी उन्हें देखकर बहुत खुश होती है और उनसे कहती है कि आपको आने में इतना समय कैसे लगा? राजकुमार कहते हैं कि राजकुमारी, हमने आपसे कहा था ना कि हम उस झरने का जल अवश्य लेकर लौटेंगे। ये देखिए, हम ये जल आपके लिए ले आए। उसके बाद राजकुमारी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उस जल को पी लेती है। उस जल को पीने के बाद राजकुमारी वापस अपने असली रूप में आ जाती है। तब राजकुमारी राजकुमार का धन्यवाद करती है और उनसे कहती है कि आखिर वो ये जल लाने में कैसे कामयाब हुए। तब राजकुमार कहते हैं कि हमने उस जल को एक शीशी में डालने का बहुत प्रयास किया, परंतु हम जितनी बार भी उस जल को उसमें डालते उतनी ही बार वो शीशी खाली हो जाती थी। लेकिन हम भी जिद्दी थे, हमने हार नहीं मानी और हमने बार बार उस शीशी में जल डाला जब तक कि वो उसमें कुछ समय के लिए रुका नहीं, और आखिरकार हम इसमें सफल ही हो गए। तब राजकुमारी कहती है कि हमारे लिए इतना सब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तब राजकुमार आगे कहते हैं कि जब हमने वहां पर इस झरने का जल ग्रहण किया था तब हमारी याददाश्त भी वापस आ गई थी। तब राजकुमार राजकुमारी को अपनी असली पहचान बता देते हैं कि वे रामनगर साम्राज्य के राजकुमार युवान हैं। फिर राजकुमार और राजकुमारी वापस अपने महल लौट जाते हैं। वहीं एक तरफ राजकुमार की मां उन्हें वापस देखकर बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और रोते हुए राजकुमार से कहती हैं कि आखिर आप कहां चले गए थे? पिछले 1 वर्ष से आपका कोई अता पता नहीं था, हमें तो बहुत ज्यादा चिंता रहती थी। तब राजकुमार कहते हैं कि मां, हमने आपसे कहा था ना कि इस बार हम अपने लिए एक राजकुमारी की तलाश कर ही लेंगे, तो हमने उन्हें ढूंढ ही लिया। उसके बाद राजकुमार अपनी मां को सारी बात बता देते हैं। फिर उसके कुछ दिन बाद राजकुमार युवान अपने माता पिता के साथ राजकुमारी के महल में उनसे मिलने जाते हैं और वहां पर उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, जिसके लिए राजकुमारी और उनके माता पिता विवाह के लिए मान जाते हैं और वे राजकुमार का बार बार धन्यवाद करते हैं कि आखिर उन्होंने उनकी पुत्री का वो श्राप तोड़वा ही दिया, जिसके कारण राजकुमारी को इतने वर्षों तक गुप्त रहना पड़ा और उनकी प्रजा भी हमेशा यही सोचती रही कि आखिर उनकी राजकुमारी अचानक से कहां चली गई थी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।